नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना में दोस्तों हमने लगभग लेक्चर नंबर 2.5 तक कवर कर लिया है। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.6। दोस्तों, हमको ये देखना है कि इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक को कवर किया हुआ था, जिसमें हमने दोस्तों आपको कुछ सिद्धांत पढ़ाए हुए थे। थॉमसन का सिद्धांत पढ़ाया था, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ाया था। ये सारी बातें वहां पर हमने डिस्कस करी हुई थी। सो दोस्तों, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर का हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे। सो दोस्तों, हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। यानी सबसे पहले हमने कौन सा परमाणु मॉडल पढ़ा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। हमको ये देखना है कि इस मॉडल में हमको क्या बताया गया और कौन सी नई चीजें हमको सीखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, लिखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल और समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात कर रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, क्या है परमाणु मॉडल, इसमें हमको क्या बताया गया है, कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये सारी बातों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दिया गया है इस परमाणु मॉडल ने, यानी ये वाला जो परमाणु मॉडल है, इसने क्या किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम नियम की सहायता से दूर किया। यानी ये किसके बाद आया? रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल आप बोलिए, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप परमाणु मॉडल बोलिए या नाभिकीय मॉडल बोलिए, तो जो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या परमाणु मॉडल के जो दोष थे, उसको किसने दूर किया? नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने दूर किया। और किस नियम की सहायता से दूर किया? तो दोस्तों, वो नियम है प्लांक के क्वांटम नियम की सहायता से। दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये प्लांक का क्वांटम नियम क्या होता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो डिस्कशन कैसे होगा, उनसे हम कैसे क्वांटम नियम को निकालेंगे, कैसे क्वांटम संख्याएं निकालेंगे, ये सारी बातों का डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर्स में करेंगे। सो दोस्तों, इन्होंने क्या किया? नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है, वो रदरफोर्ड के दोषों को दूर करता है। और किसके हिसाब से दूर करता है? प्लांक के क्वांटम नियम की सहायता से दूर करता है। अब दोस्तों, इस मॉडल में हमको बताया क्या गया? इस मॉडल के नियमानुसार या इसके नियमानुसार क्या बताया गया? पहला पॉइंट, परमाणु गोलाकार होते हैं, सभी को पता है। इन्होंने भी क्या माना? परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये तो हम कई बार सुने हैं कि परमाणु गोलाकार होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट तो समझाने का आवश्यकता नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा कि परमाणु सर गोलाकार होता है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट। तो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने एक नई बात बताई। किस प्रकार की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं दोस्तों? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे सिंपल सी बात हमने कई बार बताया, परमाणु गोलाकार, केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक होता है। अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऐसे चक्कर लगाएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऐसे चक्कर लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऐसे चक्कर लगाएंगे? तो इस तरीके से चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि कैसे चक्कर लगाते हैं? तो बल्कि कैसा चक्कर लगाएंगे? ये रहा नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में। अब ये कक्षा कैसी हो गई? वृत्तीय हो गई, वृत्त के रूप में हो गई। ये वृत्तीय कक्षा है, ये भी वृत्तीय कक्षा है, ये भी वृत्तीय कक्षा है, और ये भी क्या है? वृत्तीय कक्षाएं हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है परमाणु में नाभिक के बाहर कई वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। यानी परमाणु के अंदर क्या होता है? ये क्या है दोस्तों? नाभिक है। अब परमाणु में नाभिक के बाहर, यानी इस नाभिक के बाहर कई वृत्तीय कक्षाएं
संभव है। जैसे हमने यहाँ कितनी बनाई, 1 2 3 4, अब ये क्या हो लिया, इसको मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, परमाणु है, यानी ये परमाणु है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है, नाभिक है। अब परमाणु में अंदर जो है और नाभिक के बाहर कई सारी वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं, 1 हो 2 हो 10 हो, कितनी भी हो सकती हैं, कई सारी वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं। यहां तक समझिएगा कि परमाणु के नाभिक के बाहर कई वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं, परंतु क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। यानी कई कक्षाएं तो हैं लेकिन इनमें सब में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, तो किन में लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। सो दोस्तों इसको समझेंगे कैसे कि पहले इन्होंने क्या बताया, परमाणु गोलाकार होता है, फिर क्या बताया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, फिर इन्होंने बताया कि परमाणु के बाहर जो परमाणु में नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अगला पॉइंट इनका कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के बाहर कई वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कैसे समझेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों, आप अपने घर जाते हैं, सो आपके घर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है एक रास्ता हो, 10 रास्ते हो, 50 रास्ते हो, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, किधर से भी आप घूम घाम के घर आ सकते हैं। सो क्या आप जितनी भी रास्ते होते हैं उन सभी रास्तों से अपने घर आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं हम सभी रास्तों से घर नहीं आते हैं। आप किन रास्तों से घर आते हैं, जो रास्ते आपके लिए क्या होते हैं, आसान होते हैं, यानी जिन रास्तों से आसानी से आप घर जा सकते हैं उन्हीं रास्तों से तो आप जाएंगे। सो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चक्कर लगाने के रास्ते तो कई हैं लेकिन उन सभी रास्तों में वो चक्कर नहीं लगाते या उन सभी कक्षाओं में वो चक्कर नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कई वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं लेकिन उन कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। अब दोस्तों वो कोणीय कक्षाएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिनका कोणीय संवेग का मान h/2π। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन k कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन l कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन m में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन n कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी जब इन कक्षाओं में वो चक्कर लगाता है तभी तो आप कहते हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, M में 18 होंगे, N में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इन कक्षाओं के कोणीय संवेग का मान दोस्तों कितना रहा होगा, h/2π। दोस्तों उम्मीद करते हैं नील्स बोर ने अपने जो 3-4 पॉइंट्स दिए हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ध्यान क्या रखना है, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, मेन पॉइंट दोस्तों आपका लास्ट वाला है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं लेकिन परमाणु के नाभिक के बाहर सर कई वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। किन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसको हटाते हैं और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, अब दोस्तों यहाँ पर E- लिखा है, E- का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल v वेग से चक्कर लगाता है तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r है, स्मॉल r मान लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं, या त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r है। अब दोस्तों हमको क्या पता है,
परमाणु क्या होता है, गोलाकार। केंद्रीय भाग क्या होता है, नाभिक। हमने अभी बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, केंद्रीय भाग क्या होता है, नाभिक होता है। अब आपसे बताया गया कि परमाणु के बाहर कई वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं। मान लेंगे कई सारी वृत्तीय कक्षाएं हैं। मान लेते हैं कोई वृत्तीय कक्षा ये है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला यहाँ पे सिंपल सी बात मान लेते हैं, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस नाभिक के बाहर क्या करेगा, वो चक्कर लगाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाएगा तो मान लेते हैं किस वेग से चक्कर लगा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये जो चक्कर लगा रहा है ये v वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है, r है। अब हम क्या करते हैं, हम आपसे कहें कि ये कोई वृत्त है और यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया और हमने कहा इससे केंद्र के बीच की दूरी ये है, तो आप क्या बताएंगे, तो सर यही तो बताएंगे, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो बताएंगे। सो इसीलिए इसको हम क्या डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, त्रिज्या है। सो ये त्रिज्या कितनी हो गई, r। तो कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mv/r, यानी द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोणीय संवेग मिल जाएगा। और दोस्तों कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π होना चाहिए, यानी h/2π हम यहाँ पर अगर रख दें तो क्या आ जाएगा, mv/r। यही क्या है, यही इसका मैथमेटिकल रूप है। अब दोस्तों यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, h क्या है, इसको लिख लेंगे जहां h बराबर प्लांक स्थिरांक। क्या होता है दोस्तों, प्लांक स्थिरांक। h एक प्लांक स्थिरांक होता है। प्लांक स्थिरांक क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने किसके नियम की सहायता से दूर किया है, प्लांक के क्वांटम नियम की सहायता से दूर किया, इसीलिए h क्या है, प्लांक स्थिरांक है। इसका वैल्यू दोस्तों क्या होता है, वैल्यू ध्यान रखेंगे, वैल्यू होता है 6.6260 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये दोस्तों क्या होता है, ये प्लांक स्थिरांक का वैल्यू होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर h क्या था, प्लांक स्थिरांक है, और पाई का वैल्यू सबको पता होगा 22/7। प्लांक स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है, 6.06260 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दोस्तों जैसा कि हमने नील्स बोर के लगभग 3 पॉइंट का डिस्कशन कर लिया है, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट क्या है, उनका डिस्कशन कैसे किया जाएगा उनको भी देखते हैं। सो दोस्तों लिखते हैं नील्स बोर के कुछ और पॉइंट्स, यानी इन्होंने और कौन से नियम के अनुसार, अपने नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया है, वो पॉइंट्स क्या हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने नील्स बोर के कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, 3 पॉइंट लगभग डिस्कस कर लिए हैं, आगे के पॉइंट क्या हैं आइए दोस्तों देखते हैं। सो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रकाश का उत्सर्जन किए बिना वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रकाश का उत्सर्जन किए बिना, यानी पीछे क्या बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, तो इन्होंने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, वो प्रकाश का उत्सर्जन किए बिना विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी जो वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उनमें वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। फिर क्या बताया गया, तथा इलेक्ट्रॉन प्रकाश का उत्सर्जन विकिरण के रूप में करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खाली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि जो प्रकाश है उसका उत्सर्जन जो होता है वो विकिरण के रूप में करते हैं। अब विकिरण के रूप में कैसे करेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन प्रकाश का उत्सर्जन विकिरण के रूप में तभी करते हैं जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या एक कोश से दूसरे कोश में कूदते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं। ये किसने बताया, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर तो लगाते हैं। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π होता है।
फिर उन्होंने क्या बताया, सर ये जब चक्कर लगाते हैं तो ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रकाश का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम से करते हैं। और ये कब करते हैं, जब ये एक कोश से दूसरे कोश में क्या करते हैं, कूदते हैं। और कोश को ही दोस्तों हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। यानी आपसे अगर हम कहें कितनी कोश होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, 4 कोश होती हैं। इसी तरीके से हम बढ़ेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ और ये देखेंगे हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, उपरोक्त परिवर्तनों के आधार पर ज्ञात हुआ। यानी नील्स बोर के जो कुछ ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, उनके आधार पर हमको क्या ज्ञात हुआ, उनके आधार पर हमको ये ज्ञात हुआ कि परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया हुआ था, यानी पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि निश्चित आवृत्ति की स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। वही पॉइंट नील्स बोर ने भी बताया कि निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। और कहां होती हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम में होती हैं। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि उसको आप स्टार कर दीजिएगा, और इस लेक्चर में भी इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार कर रहे हैं। यानी यहां से हम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं कि हमको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। अब आपको स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी कि स्पेक्ट्रम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वो कहां पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इनके कितने पॉइंट होते हैं, सो दोस्तों लगभग हमने 5 पॉइंट का डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हमने सारा का सारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल सम अप कर दिया है। अब दोस्तों इसको एक कहानी के माध्यम से बताते, बल्कि हमने क्या किया, इसको पॉइंट्स में तोड़ दिया, यानी ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आती रहेंगी। सो दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि हर चीज का गुण होता है तो दोष भी होता है। सो इसी प्रकार नील्स बोर के परमाणु मॉडल भी पूरी तरीके से सही नहीं था, इसमें भी कुछ दोष पाए गए। वो दोष क्या है उनका भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों बनाते हैं हेडिंग, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष। सो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि नील्स बोर के कुछ दोष भी होते हैं, वो दोष क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर हेडिंग बना लिया गया है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष। दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल केवल He+ Li2+ परमाणुओं के ही परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। यानी नील्स बोर क्या कर सका है, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर तो सका, लेकिन किसके, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम+ के लिए और लिथियम-2+ के लिए ही कर सका। अब ये है क्या, बात करते हैं दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हम बात करें हीलियम की, हम बात करें लिथियम की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और लिथियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 3। अब बोला हाइड्रोजन की कर सकता है और कहा कि हीलियम+ की कर सकता है। अब दोस्तों हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। जब हीलियम के ऊपर 1+ लग गया तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। जब प्लस लगता है तो मतलब जितने प्लस लगेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जितने माइनस लगेंगे इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाएगा। जैसे यहां पर हमने बोला हीलियम+, यानी पहले इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे, 2। जब 1+ लगा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब हीलियम का भी परमाणु क्रमांक अब कितना हो गया, 1 हुआ। अब ऐसे ही हम बात करें, अगर क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब हम आपसे कहें Cl-, माइनस का मतलब हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का आना, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहां पर कितने माइनस लगाए हैं हमने, 1 माइनस, यानी कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, पहले था 17, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। जब 1 और आ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। इसी तरीके से यहां पर हमने बात किया हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, हीलियम+ का परमाणु क्रमांक 1 क्यों हुआ, क्योंकि सर होना चाहिए था 2, प्लस लगा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसीलिए परमाणु क्रमांक कितना आया, 1। अब दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक, अब हम बोलते हैं लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। अब Cl को हटा देते हैं। सर यहां पर दिया हुआ है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक है कितना, 3। अब लिथियम के ऊपर कितने प्लस लगाए गए,
2 प्लस, कितने प्लस लगे हैं 2 प्लस, यानी 2 प्लस लगाए गए। 2 प्लस का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा। तो यहां से आप क्या समझ में आ रहा है सर, यहां से हमें यह समझ में आ रहा है, यही कह रहा है कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल इन 3 परमाणुओं के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। क्यों कर सका, क्योंकि इन ही तीनों परमाणुओं के परमाणु क्रमांक कितने हैं, एक ही तो है। यानी नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल ऐसे तत्वों के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, एक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। कितने इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के, एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये तो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये भी इनका दोष था, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एक इलेक्ट्रॉन के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम कर देंगे, बाकी क्या होगा उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब दोस्तों बहु इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बहु इलेक्ट्रॉनिक का मतलब दोस्तों होता है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे परमाणु जिनके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं उनके परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। यही क्या था, नील्स बोर के परमाणु मॉडल का दोष था। किस प्रकार के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, लेकिन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उनके परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो नहीं कर सका। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। लिखा हुआ है प्रयोगों के आधार पर ज्ञात हुआ। चलिए देखते हैं क्या ज्ञात हुआ, प्रयोग ने क्या बताया हमको, प्रयोगों के आधार पर क्या ज्ञात हुआ। लिखा हुआ है ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाली वस्तु को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो एक रेखा कई सरल रेखाओं में विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब दोस्तों होता है टूट जाती है, या एक रेखा कई सरल रेखाओं में टूट जाती है। सिंपल सी बात। अगले पॉइंट में क्या बताया गया, प्रयोगों के आधार पर ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाली वस्तु को, यानी ऐसी वस्तुएं जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती हों, जैसे हमने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं उनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उनको रख देंगे तो जो एक रेखा है वो कई सरल रेखाओं में टूट जाएगी। सिंपल सी मान लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब जैसे हमने बोला ये एक रेखा है, अब ऐसी वस्तुएं जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं तो एक रेखा कई सरल रेखाओं में टूट जाती है, यानी एक रेखा जो ये है वो कई सरल रेखाओं में टूटेगी। ऐसे इस तरीके से ये सारी क्या हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या हैं, सरल रेखाएं हैं। ये क्या हैं, कई सारी सरल रेखाएं हैं। यानी दोस्तों ये एक रेखा जो है इसका निर्माण इन सभी रेखाओं के मिलने से हुआ है। और दोस्तों यही क्या है, यही है निश्चित आवृत्ति की कई सरल रेखाएं। यानी जो एक रेखा होती है उसमें निश्चित आवृत्ति की कई सारी रेखाएं होती हैं। ये कब ज्ञात हुआ, ये जब उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो जितनी भी रेखाओं से वो मिलकर एक रेखा बनी थी वो सभी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और भी इसको डीप जाकर पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया हो गया कि यहाँ पर कई सरल रेखाएं कैसे हो सकती हैं। सो दोस्तों ये था हमारा नील्स बोर के परमाणु मॉडल का दोष। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे हम अपना अगला पॉइंट। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कोश और उपकोश की अवधारणा। यानी हमको ये देखना है कि कोश से उपकोश कैसे बना। कोश के बारे में तो हमको पता था, लेकिन कोश से उपकोश बना कैसे, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे। लिखा हुआ है नील्स बोर के द्वारा
यानी नील्स बोर ने क्या बताया कि परमाणु में नाभिक के बाहर किसी कोश में, यानी परमाणु में नाभिक के बाहर किसी कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। नील्स बोर ने क्या बताया, उन्होंने यही बताया था कि परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने बताया कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यानी जितने भी कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या किसी कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा समान नहीं होती है। नील्स बोर ने क्या बताया था कि इनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अर्थात इसको और कैसे लिख सकते हैं, अर्थात कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगर समान नहीं होगी तो कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसी कारण कोश कई उपकोशों में विभक्त होता है। यानी कोश से उपकोश कैसे बना, हमें ये पता है कि जो कोश हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इनमें सभी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जाएं हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं, इसी के कारण कोश में क्या बना, उपकोश बना। जैसा कि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोश में तो होते हैं, कोश में भी कहाँ होते हैं, उपकोश में होते हैं। यानी उपकोश कौन कौन सी होती हैं और कोश कौन कौन सी होती हैं। सो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कोश, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, उपकोश। सो दोस्तों जैसा सभी को पता है कि कोश कौन कौन सी होती हैं, के, एल, एम और एन होता है। और के में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एल में, 8 इलेक्ट्रॉन एम में, 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उपकोश कौन कौन सी होती हैं सर, एस उपकोश होती है, पी उपकोश होती है, डी उपकोश होती है और एफ उपकोश होती है। ठीक है, अब एस उपकोश में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, कोश होती है, ये क्या होती है, उपकोश। यानी कोश में ही क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। अब अगर पहली कोश है तो उसमें कितने उपकोश होंगे, 1 उपकोश होगा। दूसरी कोश है तो उसमें कितने उपकोश होंगे, 2 उपकोश होंगे। अगर हम आपसे कहें सर पहली कोश है तो इसमें कितने उपकोश, केवल एस उपकोश होगा, एक ही तो उपकोश है, ये उपकोश है, ये क्या है, कोश है। अब हम आपसे कहें सर दूसरी कोश है, अब दूसरी कोश में कितने उपकोश होंगे, तो आप कहेंगे सर एक एस होगा, एक पी होगा। यानी दूसरी कोश में कितने उपकोश, 2 उपकोश। और इसी प्रकार तीसरी कोश में कितने उपकोश, 3 उपकोश, एस पी डी उपकोश। और चौथी कोश में कितने उपकोश, एस पी डी और एफ उपकोश। दोस्तों ये सारी बातें हमने कहाँ पढ़ाई हुई हैं, लेक्चर नंबर 2.1 से आप सारी चीजों को देख सकते हैं। यानी कोश से उपकोश कैसे बना, नील्स बोर जी ने यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए कोश से क्या होता है, उपकोश बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी कारण कोश कई उपकोशों में विभक्त हो जाता है। यानी विभक्त का मतलब होता है टूट जाता है। अब ये के कोश तो एक ही उपकोश में टूटा, लेकिन जो दूसरा कोश था यानी एल कोश है वो कितनी उपकोश में विभक्त हुआ, 2 उपकोश में। कौन कौन सी उपकोश, एस उपकोश और पी उपकोश। यानी ये वाला जो कोश था वो 2 उपकोशों में विभक्त हुआ। क्यों, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं हैं वो कैसी हैं, भिन्न भिन्न है या अलग अलग है। इसी प्रकार तीसरा कोश जो है वो कितने उपकोशों में विभक्त हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 3 उपकोशों में विभक्त हुआ। कौन कौन से उपकोश है, एस पी डी। एसपीडी में वो क्या हो गया, विभक्त हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ऊर्जाएं दोस्तों क्या है, अलग अलग हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।